Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. So we are moving forward to continue our subtopic 2 और इसका आज लास्ट टॉपिक है पार्ट ई। और आज इस टॉपिक को हम इस वीडियो में ख़त्म करने के बाद कल से अपनी नई वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम यूनिट 2 कवर करेंगे। और कोई भी वीडियो आप लोग बीच के पार्ट के स्किप मत करिएगा क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सारी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज़ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, कार्यक्रम क्रियान्वयन 1992 की सिफारिश। ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, अब हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें हम देखते हैं। तो इसमें क्या था कि 2 लार्ज क्लासरूम यानी कक्षाओं की बात की गई जो कि सभी मौसमों यानी कि ऑल वेदर्स के लिए उपलब्ध हो। दूसरा नेसेसरी टॉयज़ एंड गेम्स मटेरियल की बात की गई जिसमें बच्चे आए तो वो थोड़े, जैसे छोटे बच्चे तो वो इंगेज हो पाएँ, थोड़ा अपनापन महसूस कर पाएँ। आवश्यक खिलौने और खेल सामग्री। तीसरा था ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था जिसकी बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। उसके अलावा थे मानचित्र, चार्ट एवं अन्य शिक्षण सामग्री, मैप, चार्ट्स और अदर लर्निंग चार्ट्स वगैरह का अरेंजमेंट कराया गया जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट आए उनकी लर्निंग में। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो एक्शन ऑफ प्रोग्राम में, और मैं बताती हूँ, एक्शन ऑफ प्रोग्राम था तो उसमें छोटे से लेके बड़ी तक की शिक्षाओं में ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस किए गए और ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्राम्स और एक्शंस ऐड किए गए जिससे कि जो बच्चे से लेके वयस्क तक है वो अपनी शिक्षा को एक मनोरंजन के रूप में ले सके और उसको अच्छे से इंगेज होकर अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो इसमें तो यही बता दिया कि छोटे बच्चों के लिए क्या किया गया था। अब इसमें बताया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था का जब समय होता है तो उस टाइम की देखभाल और शिक्षा क्या है। तो इसने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर विशेष बल दिया। जो एक्शन ऑफ प्रोग्राम था, एक्शन ऑफ प्रोग्राम 1992, इसने स्पेशली छोटे बच्चे, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे जो कि जस्ट स्कूल जाना शुरू किया है, उनको वो कैसे इंगेज कर सकते हैं, कैसे अपने आसपास के वातावरण एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करें, बहुत ज़्यादा एक्शंस किए जो कि हर स्कूल में मैंडेटरी किया गया करना। तो ये था प्रोग्राम ऑफ एक्शंस का। तो उन्होंने बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा बल दिया। अगर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी यानी समुदाय का योगदान देखें इसमें, तो अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना और पर्यवेक्षण हेतु समुदाय द्वारा आर्थिक और अन्य संबंधित योगदान जाना आवश्यक है, यानी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपरविजन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स, ऐसे एजुकेशन सेंटर्स जो फॉर्मल नहीं है बट जो स्पेशली बहुत छोटे बच्चे हैं, 2.5-3 साल के बच्चे हैं, उनके लिए एस्टैब्लिश किया गया है। तो द कम्युनिटी विल हैव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब उनको तो कहीं से कॉन्ट्रीब्यूशन मिल नहीं रहा है, तो लेकिन बच्चे उन लोगों के वहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसे ज़रूरी भी है क्योंकि डायरेक्ट हम छोटे से बच्चे को स्कूल में नहीं भेज सकते हैं जहाँ पे उसको प्रॉपर लंच टाइम फॉलो करना होगा, उसको ड्रेसिंग कोड फॉलो करना होगा क्योंकि बच्चों को थोड़ी हैबिट्स होती हैं इन सारी चीज़ें की, कब खाना खाना है, यही कपड़े रोज़ पहनने हैं, तो उनको क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ की। तो इसीलिए इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा गया है और इनको जो फंड है वो ये लोग आसपास के लोगों से ही कलेक्ट करते हैं एंड दे हैव टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड अदर रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू दैट इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उसके बिना फिर वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन इंस्ट्रक्टर। अब कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि उनके बच्चे, जो छोटी बच्चियां हैं या फिर जो बड़े बच्चे हैं, उनको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो स्पेशली लड़कियों के लिए लड़कियां टीचर ही, महिला शिक्षक ही हो, तो उसका अपॉइंटमेंट भी किया गया। द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल स्टूडेंट डिजायर दैट देयर डॉटर शुड रिसीव एजुकेशन ओनली फ्रॉम फीमेल टीचर्स एंड देयरफॉर वुमेन इंस्ट्रक्टर्स वर अपॉइंटेड एट डिफरेंट एजुकेशनल सेंटर। और इसीलिए अलग अलग शिक्षण संस्थानों पर हर महिला टीचरों की, शिक्षकों की नियुक्ति की गई। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशंस फॉर परफॉर्मिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग। अब कुछ ऐसे प्रशिक्षण थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि जितने भी वहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सबको मैनेज करना, देखना कि कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है।
So this has also been ensured that institutes like diet, ठीक है, NCERT शुड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लाइक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड द NTEPA शुडर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जितने भी शैक्षिक संस्थान थे इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा से लेकर जितने भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, जितनी भी जिम्मेदारियाँ उनको दी गई है वो अच्छे से फॉलो करें। तो जैसे संस्थान प्रशिक्षण की जिम्मेदारियों का वहन करते हैं वो उनको फॉलो भी करते हैं। फॉलो अप प्रोग्राम्स, अब अनुवर्ती कार्य, ऐसे प्रोग्राम जो फॉलो अप करने चाहिए, कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। 9 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। साक्षरता यानी शिक्षा के बाद उन्हें अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आगे अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो यानी 9 से 14 साल के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया जहाँ पे वो सभी के सभी पढ़ाई करेंगे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए जाएंगे और इसके लिए भी उन्हें मोटिवेटेड किया जाएगा। तो ये था फॉलो अप प्रोग्राम जो आगे के टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, क्योंकि कई बार होता है बच्चे जो हैं वो अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, क्योंकि द एज इज़ 11, 12, 13 इज़ ऑल अबाउट द लाइक प्यूबर्टी एज। तो उस टाइम पर उन्हें नहीं समझ आता है इतना, या फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है रिलेटेड टू देयर करियर, तो उन्होंने वो सब प्रोवाइड कराने की इसमें बात कही है, ठीक है। फिर आता है प्रोविजंस फॉर डाइवर्सिफाइड कोर्स, विविधीकृत पाठ्यक्रमों की व्यवस्था। Various professional and technical courses will be organized for the students passing out from the non-formal institute। अब जो ऐसे non-formal institute थे जहाँ की जो बच्चे थे वो अलग अलग प्रोफेशंस से थे, तो उसके बाद अगर वो निकल रहे हैं तो उनके लिए ऐसे प्रोफेशंस या फिर ऐसी जॉब्स प्रोवाइड कराने की बात की गई जहाँ से वो अनएम्प्लॉयड फील ना करें, उन्हें एक्सपीरियंस मिले, उन्हें लगे कि उनके एजुकेशन का सही फ़ायदा हुआ है। अनौपचारिक संस्थानों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें मतलब ये लगे ना कि उन्होंने किसी भी नॉन को लाइक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी है, क्योंकि उनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलने का हक है, ठीक है। उसके बाद आता है एनकरेजमेंट ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन। Voluntary agencies should be encouraged to come forward to take part in the program, and through non-formal education, this work will be done the faster and the weaker section of the society after receiving education can join the national mainstream। मतलब कि स्वैच्छिक संस्थाएं जो थे, स्वैच्छिक संस्थाओं को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता था। ऐसे संस्थाएं जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उनको जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे उनके साथ साथ उनके बच्चों को उस इंस्टीट्यूशन को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता था, वो अटेंड करने के लिए बोला जाता था। साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से यह शीघ्र कार्य होगा तथा शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज के कमज़ोर वर्ग राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। और ऐसे जो कमज़ोर वर्ग है जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो ये सब अगर धीरे धीरे इंगेज होना सोसाइटी में शुरू करेंगे तभी तो वो अपनी पढ़ाई शुरू करने के बाद आगे किसी और में जाके घुल मिल पाएंगे। अगर डायरेक्टली वो अपनी एजुकेशन ख़त्म करके कहीं पे जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा, या फिर तो वो तो उस एनवायरनमेंट के साथ इंगेज ही नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करेंगे। तो इसीलिए ये बोला गया है कि कुछ जो नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के साथ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत और भी लोग हैं लेकिन उन्हीं की कैटेगरी के हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ मीटअप कराने की बात की गई जिससे कि उनको ऑकवर्ड फील ना हो, अनकंफर्टेबल फील ना हो और वो उनके साथ इंगेज कर पाए, जिसके बाद अगर वो बाद में स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ जाते हैं तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल हों और सेटल होने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितनी जल्दी हो सके सेटल होकर अपना काम शुरू करें। सो नाउ एट द एंड वी हैव द कंक्लूजन। कार्यक्रम क्रियान्वयन 1992 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। तो ये जो 1992 था इसने 1986 पे 6 के बारे में बात करी थी, इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ कह सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वैल्यू इसको दी थी जिससे कि वो और अच्छे तरीके से काम कर सके, अपने क्रियान्वयन पर बल दे सके। और इसने प्रारंभिक शिक्षा,
इसने प्रारंभिक शिक्षा, साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण, समुदाय की भागीदारी, विविधीकृत पाठ्यक्रम और स्वैच्छिक संस्थानों की भूमिका पर विशेष बल दिया। और समग्र रूप से इसका उद्देश्य शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाना और कमज़ोर वर्गों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना था। तो अगर हम इसके 2 या 3 मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें 1992 के इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन की, तो पहला था इसने समाज के हर वर्ग से जोड़ा, ठीक है। दूसरा इसका जो उद्देश्य था शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाना। लाइक समाज हमारा कब से कितने टाइम से बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होता गया, बट अब समय आ चुका है कि समाज को पूरी तरह से बदलने का, चाहे वो समाज की रूढ़िवादी अवधारणाएं हो या फिर मानसिकता हो, उसको बदलने का। तो ये इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने किया कि समाज की मानसिकताओं को बदलना एजुकेशन के थ्रू। और तीसरा था कमज़ोर वर्गों पर बल देना। कमज़ोर वर्गों को, जो हमारी राष्ट्रीय मुख्य धारा के लोग हैं या फिर जो उनसे ऊंचे पद के लोग हैं, जिनके सामने वो जाने से हेजिटेट होते हैं, डरते हैं या कोई अन्य कारण की वजह से वो नहीं जाते, तो उनको उस वर्ग की मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि उनका भी जो कह सकते हैं डेवलपमेंट है, विकास है, वो हो सके, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ आपको ना समझ में आई हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फॉर नाउ थैंक यू सो मच।